नासा का वॉयेजर यान अपने घर से बहुत दूर जा चुका था, सबसे अंतिम ग्रह की कक्षा से भी बाहर, और अपने सौरमंडल के प्लेन से कई ज़्यादा ऊपर। सौरमंडल का प्लेन एक काल्पनिक प्लेन है जिसमें सभी ग्रहों की कक्षाएं सीमित रहती है, किसी रेस ट्रैक की तरह। वह यान सूर्य से दूर भाग रहा था 64,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, लेकिन इसे आकर पकड़ लिया पृथ्वी से भेजे गए एक अत्यावश्यक संदेश ने। वह 1990 के फरवरी महीने की शुरुआत थी, और फिर उस आज्ञाकारी स्पेसक्राफ्ट ने अपने कैमरे अब दूर हो चुके ग्रहों की ओर मोड़ दिए। आकाश में एक जगह से दूसरी जगह तक अपने स्कैनिंग कैमरों को घुमाते हुए उसने 60 तस्वीरें ली और उन्हें डिजिटल रूप में अपने टेप रिकॉर्डर पर स्टोर कर लिया। धीरे धीरे मार्च, अप्रैल और मई में उसने वह डेटा पृथ्वी को रेडियो वेव्स के माध्यम से भेजा। प्रत्येक इमेज 6,40,000 इंडिविजुअल पिक्चर एलिमेंट्स यानी पिक्सेल्स से बनी हुई थी, जैसे किसी तार से भेजे गए संदेश में दिखती है। वॉयेजर यान उस समय पृथ्वी से 600 करोड़ किलोमीटर दूर था, इतना दूर कि प्रत्येक पिक्सल को लाइट की स्पीड से यात्रा करते हुए भी हम तक पहुंचने में 5.5 घंटे लगते थे। ये पिक्चर्स पहले भी भेजी जा सकती थी, लेकिन कैलिफोर्निया, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया में लगाए गए बड़े रेडियो टेलीस्कोप्स को अन्य यानों के साथ भी काम करना पड़ता था, जैसे वेनस की ओर जा रहा मैगेलन और जुपिटर की कठिन यात्रा पर निकला गैलीलियो। यही बड़े टेलीस्कोप्स सोलर सिस्टम के सुदूर किनारे से आने वाले इन कानाफूसी जैसे सिग्नल्स को भी रिसीव कर रहे थे। वॉयेजर 1 सूर्यमाला के प्लेन से इतनी ऊंचाई पर इसलिए था क्योंकि 1981 में उसे सैटर्न के विशाल उपग्रह टाइटन के करीब भेज दिया गया था। टाइटन की ग्रेविटेशनल फील्ड ने दिए हुए स्लिंग शॉट की वजह से वो प्लेन के ऊपर चला गया। उसी यान का जुड़वा भाई वॉयेजर 2 को एक अलग मार्ग से भेजा गया था जो सूर्यमाला के प्लेन से ही गुजरता था, और इसीलिए वह यूरेनस और नेपच्यून तक पहुंच के अपनी प्रसिद्ध खोजों को अंजाम दे सका। इन 2 जुड़वा भाइयों ने मिलके 4 ग्रहों और लगभग 60 उपग्रहों का एनालिसिस किया है। ये दोनों अब इंटरस्टेलर स्पेस में हैं, और ये दोनों आज तक की पृथ्वी की सबसे ज़्यादा दूर भेजी गई मानव निर्मित चीज़ है। कई दशकों पहले समुद्री यात्राओं पर निकले खलासियों ने बड़ी मेहनत से महाद्वीपों के तट रेखाओं को नक्शों में दर्ज किया था। जियोग्राफी के अभ्यासकों ने इन खोजों को डिटेल्ड मैप्स और ग्लोब्स का रूप दिया। पृथ्वी के छोटे छोटे हिस्सों की तस्वीरें पहले गुब्बारों से और फिर विमानों से ली गई थी, फिर रॉकेट्स के द्वारा कुछ क्षण के बैलिस्टिक फ्लाइट में से, और अंततः ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से। स्पेसक्राफ्ट ऐसा व्यू प्रदान करता है जैसे आप अपनी आँख को किसी बड़े गोल के 1 इंच ऊपर रखकर उसे देख रहे हो। वैसे तो लगभग हर किसी स्कूल में सिखाया जाता है कि पृथ्वी एक स्फीयर है और हम सब ग्रेविटी से उसके ऊपर चिपके हुए हैं, लेकिन हमें इस वास्तविकता का सचमुच का गहरा अनुभव तब तक नहीं हुआ जब तक कि वह प्रसिद्ध अपोलो फोटोग्राफ सामने नहीं आई, जो अपोलो 17 एस्ट्रोनॉट्स द्वारा ली गई थी, यानी मानव जाति की चांद तक की अंतिम यात्रा के दौरान। वह तस्वीर हमारे युग का मानो आइकॉन ही बन चुकी है। उसमें अंटार्कटिका नीचे की ओर दिखता है, जैसा कि अमेरिकी और यूरोपियन लोग आमतौर पर नीचे मानते हैं।
और उसके ऊपर फैला हुआ है संपूर्ण अफ्रीका खंड। आप देख सकते हैं इथियोपिया, टांजानिया और केनिया, जहां पृथ्वी के सबसे आदिम, सबसे प्रारंभिक मनुष्यों ने जीवन जिया था। ऊपर दाईं ओर है सऊदी अरेबिया, और जिसे यूरोपियन लोग नियर ईस्ट कहते हैं। ऊपर की ओर हल्का सा झांकता हुआ दिखता है मेडिटरेनियन सी, भूमध्य समुद्र, जिसके चारों ओर हमारी वैश्विक सभ्यता के कई फूल खिले थे। आप उसमें समंदर का नीला रंग, सहारा और अरेबियन डेजर्ट का लाल पीला रंग और जंगल तथा घास के मैदानों की भूरी हरी छाया भी साफ देख सकते हैं। फिर भी इस तस्वीर में कहीं भी मानवों का कोई भी संकेत नहीं है। न हमने पृथ्वी पर जो बदलाव किए हैं उनका, न हमारी मशीनों का, न स्वयं हमारा। हम इतने छोटे हैं और हमारी राज्य व्यवस्थाएं इतनी दुर्बल है कि सिर्फ पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित एक स्पेसक्राफ्ट की नज़र में भी हम दिखाई नहीं देते। अगर हम इस व्यू पॉइंट से देखें तो हमारी राष्ट्रवाद जैसी धारणाओं का कोई भी महत्व दिखाई नहीं पड़ता। अपोलो द्वारा ली गई पूरे पृथ्वी की तस्वीरों ने लाखों लोगों तक वो संदेश पहुंचाया जो खगोल शास्त्री पहले से जानते थे। स्टार्स और गैलेक्सीज तो छोड़ ही दो, पृथ्वी के पैमाने पर भी मानव जाति नगण्य है। एक जीवन की पतली सी परत जो एक पत्थरों और धातुओं से बने हुए अंधेरे और एकाकी टुकड़े पर मौजूद है। पृथ्वी की एक दूसरी तस्वीर है और ये वाली पहली की तुलना में 1 लाख गुना ज़्यादा दूरी से ली गई है। ये तस्वीर हमें हमारी सच्ची स्थिति और हालात को समझने में मदद कर सकती है। प्राचीन सभ्यताओं के वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने ये बात भली भांति समझी थी कि पृथ्वी इस विस्तृत और सर्वव्यापक कॉस्मोस में बस एक छोटा सा बिंदु भर है, लेकिन लोग इस बात को कभी देख नहीं पाए। अब हमारे पास ये पहला मौका था कि पृथ्वी को हम इतनी दूर से देख लें, और कहीं दुर्भाग्य से ये मौका आखिरी न साबित हो, क्योंकि वायेजर यान को वहाँ तक पहुँचने के लिए कई दशक लगे थे और हमारे स्पेस प्रोग्राम का बजट भी अब घटता जा रहा है। ये तस्वीर लेना एक चुनौतीपूर्ण काम था। फिर भी नासा के वायेजर प्रोजेक्ट में शामिल कई लोग इस विचार के पक्ष में थे, क्योंकि आउटर सोलर सिस्टम से देखने पर पृथ्वी सूरज के बहुत करीब दिखाई देती है, जैसे कोई पतंगा किसी जलते हुई बड़ी आग के आसपास मंडरा रहा हो। तो क्या कोई कैमरे को सीधा सूरज की ओर मोड़ना चाहेगा, जबकि इससे स्पेसक्राफ्ट पर लगे हुए वीडिकॉन कैमरा सिस्टम के जलने का जोखिम भी था। अगर यान बाद में जिंदा रहता, क्या ये बेहतर नहीं होता कि हम इंतज़ार करते जब तक कि यूरेनस और नेपच्यून की सारी इम्पोर्टेंट साइंटिफिक इमेजेस न ले ली जाए, और इस वजह से हम प्रतीक्षा करते रहे। और ये अच्छा भी हुआ। 1981 में सैटर्न, 1986 में यूरेनस और अंततः 1989 में जब दोनों स्पेसक्राफ्ट नेपच्यून और प्लूटो की ऑर्बिट्स को पार कर चुके थे, अंततः वह क्षण आ गया। लेकिन उससे पहले कुछ इंस्ट्रूमेंटल कैलिब्रेशंस करनी थी, इसलिए हमें थोड़ी और प्रतीक्षा भी करनी पड़ी। हालांकि स्पेसक्राफ्ट्स बिल्कुल सही स्थानों पर थे, इंस्ट्रूमेंट्स भी अभी शानदार ढंग से काम कर रहे थे और अब कोई और तस्वीरें लेनी भी बाकी नहीं थी। फिर भी कुछ प्रोजेक्ट पर्सनल्स इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि ये विज्ञान नहीं है। फिर हमें यह भी पता चला कि जो टेक्नीशियंस वॉयेजर को रेडियो कमांड्स भेजते हैं, उन्हें अब एक तंग बजट वाली नासा में या तो निकाला जाने वाला था या दूसरे कामों पर भेजा जाने वाला था। इसलिए अगर तस्वीरें लेनी थी तो वही सही समय था। और अंतिम क्षणों में, असल में ठीक उसी समय जब वॉयेजर 2 नेपच्यून के पास मंडरा रहा था,
तब नासा के एडमिनिस्ट्रेटर ने हस्तक्षेप किया और सुनिश्चित किया कि ये तस्वीरें ली जाए। नासा के जेट प्रपोल्शन लेबोरेटरी JPL की वैज्ञानिक कैंडी हैंसन और यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना की कैरोलिन पोर्को ने कमांड सीक्वेंस को डिज़ाइन किया और कैमरा के एक्सपोजर टाइम को कैलकुलेट किया। तो ये रहे वे चित्र, एक स्क्वायर से बना हुआ मोज़ेक जो ग्रहों को दिखा रहा है और उनके पीछे की पृष्ठभूमि में छिटके हुए हैं कुछ बैकग्राउंड स्टार्स। हम सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि सूरज के 9 में से 5 अन्य नॉन प्लैनेट्स की भी तस्वीरें लेने में सफल रहे थे, लेकिन उनकी तस्वीरें कुछ ब्लर्ड हो गई है क्योंकि स्पेसक्राफ्ट उस वक्त गति में था। ये दृश्य कुछ वैसा है जैसा कोई एलियन स्पेसशिप अगर वो सोलर सिस्टम की एक लंबी इंटरस्टेलर वॉयज के बाद यहाँ पहुँचे तो हमारे प्लैनेट्स को किस तरह देखेगा, इन्हीं केवल कुछ चमकते हुए बिंदुओं के रूप में। इस दूरी से देखें तो प्लैनेट्स केवल अर्थहीन बिंदु की तरह दिखते हैं, चाहे वो थोड़े से लुप्त हों या बिल्कुल स्पष्ट हों। यहाँ तक कि वॉयेजर के हाई रिजोल्यूशन टेलीस्कोप से भी वे वैसे ही दिखते हैं जैसे हम पृथ्वी की सतह से नंगी आँखों से प्लैनेट्स को देखते हैं, कुछ चमकते हुए बिंदु जो अधिकांश स्टार से थोड़े से उज्ज्वल होते हैं। आप इन डॉट्स को देखकर यह नहीं बता सकते कि यह बिंदु कैसा है, उस पर क्या है, उसका अस्तित्व क्या रहा होगा और क्या इस समय वहाँ कोई रहता भी है या नहीं। यान से परावर्तित हुए सूर्य के प्रकाश के कारण पृथ्वी ऐसे प्रतीत होती है मानो वह किसी लाइट की बीम में बैठी हुई हो, बिल्कुल फोकस में, जैसे इस छोटे से ग्रह का कोई विशेष महत्व हो, लेकिन यह केवल ज्योमेट्री और ऑप्टिक्स का संयोग भर है। सूरज अपनी रेडिएशन को सभी दिशाओं में समान रूप से उत्सर्जित करता है। अगर यह तस्वीर कुछ क्षण पहले या कुछ देर बाद ली जाती तो पृथ्वी पर वह सूरज की चमक नहीं पड़ती और वह उजाले की रेखा उसे विशेष रूप से नहीं दर्शाती। और ये हल्का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? वह रंग थोड़ा समंदर से आता है और थोड़ा आकाश से। वैसे ही जैसे ग्लास में रखा हुआ पानी पारदर्शी तो होता है, लेकिन वह रेड लाइट की तुलना में ब्लू लाइट को थोड़ा सा कम एब्जॉर्ब करता है। अगर पानी की गहराई कई मीटर तक हो तो उसमें प्रकाश के 7 रंगों में से लाल रंग पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है और जो प्रकाश स्पेस में परावर्तित होता है वह मुख्यतः नीला होता है। उसी तरह हवा के थोड़े से स्तंभ को देखने पर वह एकदम पारदर्शी लगता है, लेकिन जैसा कि लियोनार्डो दा विंसी ने बखूबी चित्रित किया था, जितनी दूर की वस्तु होती है उतनी ही वह ज़्यादा नीली दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि हवा नीले प्रकाश को लाल की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी ढंग से स्कैटर करती है। इसलिए इस डॉट की जो नीली आभा है वह इसके घनी लेकिन पारदर्शी एटमॉस्फेयर और इसके गहरे लिक्विड ओशन से आती है। और वह धुआंधार सफ़ेद रंग पृथ्वी पर किसी भी दिन लगभग आधा भाग वाइट वाटर क्लाउड से ढका हुआ होता है। लेकिन हमारे लिए तो यही सब कुछ है। एक बार फिर उस डॉट को देख लीजिए, वही है हमारा ठिकाना, वही है हमारा घर और वही है हम। उसी पर हम सब रहते हैं। वे सभी जिन्हें आप प्रेम करते हो, जिन्हें आप जानते हो या जिनके बारे में कभी आपने सुना है, हर एक मानव जिसने कभी अपना जीवन जिया, उसने वही अपना सारा जीवन जिया है। वहीं पर है हमारे सुख और दुख का कुल योग। हज़ारों अति आत्मविश्वास से लबालब विचारधाराएं, धर्म और आर्थिक सिद्धांत। हर शिकारी और हर चरागाह, हर नायक और हर कायर, हर सभ्यता को बनाने वाला और उसको नष्ट करने वाला, हर राजा और हर किसान, हर प्रेम में पागल नवयुवक जोड़ा,
हर माता और पिता, आशा से भरा हर बच्चा, हर आविष्कारक और हर खोजकर्ता, हर नैतिकता सिखाने वाला शिक्षक और हर भ्रष्ट राजनेता, हर सुपरस्टार, हर सुप्रीम लीडर, हर संत और हर पापी हमारी मानवता के पूरे इतिहास का वहीं पर रहा है, सूरज के किरण में लटकते एक धूल के कण पर।